जुडिशरी का ऐसा कौन सा लूप होल आपको लगता है कि ये लूप होल है जिसके अंदर बहुत से जो निर्दोष होते हैं वो क्रिमिनल बन जाते हैं? मैं यही बोल रहा हूं, ये दोहरा मापदंड है पुलिस का। जिसको चाहो जेल में डाल दो, पिक एंड चूज वाला काम हो रहा है। देखो, पुलिस कब रस्सी का सांप और कब सांप को रस्सी बना देगी आपको पता नहीं चलेगा। ये पुलिस वाले अक्सर ये फेक केस बना देते हैं। मान लीजिए आपके पास अभी आप गाड़ी में बैठे हो और कोई पुलिस वाला आपके पास आया, आपके वहां पुड़िया में डाल दी और वहां पे दिखा दिया चिट्टा आपके पास है, 100 ग्राम 200 ग्राम चिट्टा है, फिर क्या करोगे आप? और सेक्शन 6 जब आता है पॉक्सो का, तो कम से कम 20 साल की सजा की बात करता है। अगर पुलिस वाला धमकाकर, दबाकर, डराकर पैसा ले रहा है, मैं हमेशा बोलता हूं, व्हेन मनी स्पीक्स नोबडी चेक्स द ग्रामर। पैसा अंतिम सत्य है, आई एग्री। पैसा आपको वो चीज दिला सकता है जो चीजें आप ख्वाब में सोच भी नहीं सकते। सर, सबसे पहले थैंक यू, आपने हमें ये मौका दिया आपके साथ पॉडकास्ट करने का, और आपका वेलकम है हमारे चैनल द ऑनेस्ट ऑब्सेशन पे। मैं पहले आपका सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा, इसलिए कि जैसा मैं चाहता हूं कि अपने देश के हर उस इंसान तक कानून की आवाज पहुंचनी चाहिए जो किताबें तो पढ़ना नहीं चाहता बट वो कानून को जानना चाहता है, या फिर कोई भी सगा संबंधी जानकार किसी का भी जब किसी भी एक लीगल रेमेडी या लीगल पचड़े में फंस जाता है तो उसको निकलने के लिए लोग चाहिए कि मैं करूं क्या। होता क्या, आपने देखा होगा कि नॉर्मली गांव देहात में भी या शहर में भी देखा होगा कि अगर किसी गली मोहल्ले में कोई इंसान जेल काट के आया हो ना, तो उसको ज्यादा समझदार समझ लेते हैं। कुछ भी होगा पहले उससे पूछते हैं भाई क्या करें, उसे खुद को नहीं पता। आजकल उसे हीरो बना देते हैं। उसको खुद को नहीं पता और वो ऐसी गलत एडवाइस कर देता है जिसकी वजह से कि आपको प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने ऐसे ऐसे केसेस में लोगों को भागते हुए देखा है जिसके अंदर पुलिस उनका कुछ कर ही नहीं सकती थी। अच्छा। सिर्फ गलत एडवाइस की वजह से वो लोग भाग जाते हैं घर से, एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, पुलिस ढूंढती रहती है। अभी पुलिस सिर्फ एक नोटिस देने उन लोगों को आई थी। अच्छा। बट अब पुलिस उन्हें अरेस्ट करेगी और वो श्योर शॉट है। क्यों? क्योंकि वो प्रोसीडिंग का हिस्सा ही नहीं बन रहे। और ये क्यों हुआ? सिर्फ वही नीम हकीम खतराए जान। लोगों को पता होना चाहिए देश का कानून क्या है, इसीलिए जो मैं एजुकेशनल वीडियोस जो लेकर आता हूं सामने लोगों के लिए, उन्हें कानूनी जानकार बनाने के लिए, इन वीडियोस से उन्हें अपने अधिकारों को जानना चाहिए। क्योंकि मैं वो बातें करता हूं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस लिया है इन क्रिमिनल केसेस को लड़ लड़कर। ठीक है, जैसे सर अभी आपने बताया कि लोगों को अपने राइट्स पता होना चाहिए, हम्म। तो ऐसे कौन से राइट्स है जो लोग अपने बिल्कुल ही इग्नोर करके चलते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए? देखो, राइट्स तो ऐसे बहुत सारे हैं, कई सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, कई सारे आपके लीगल राइट्स हैं, कई सारे ऐसे राइट्स हैं जो कि हमारी नैतिक कर्तव्य के साथ भी हमारे कुछ काफी सारे राइट्स आ जाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन होना चाहिए कोई भी, जो कानून को माने, कानून की इज्जत करे और कानून के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चलाए। बट हमें छोटी छोटी बातें पता नहीं होती, या फिर आप भी नॉर्मल जिंदगी में ऐसे कई सारे कानून तोड़ते हो जो आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप अपनी गली में गाड़ी खड़ी कर देते हो, अल्टीमेटली एमसीडी की पावर, उसके बाद डीडीए की लैंड है वो, तो ऐसे आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, आपको कोई उसकी पावर नहीं है। दूसरी बात, लोग कहीं पर भी कुछ भी कचरा डाल देते हैं, कहीं पर भी खड़े कुछ भी यूरिन पास करना शुरू कर देते हैं। ये सब अल्टीमेटली आपकी कुछ लीगल राइट नहीं बट आपकी नैतिक जिम्मेदारियां हैं, जिसे हम सिविक सेंस की बात हम करते हैं ना, हमको पता होनी चाहिए। बट फिर भी मैं ये जरूर बोलूंगा, देखो ऐसा होता है कि किसी भी इंसान का लाइफ में कभी ना कभी एक ना एक बार थाने, पुलिस, कोर्ट कचहरी वास्ता पड़ता जरूर है, और पढ़ेगा तो आपको कम से कम बेसिक्स पता होने चाहिए। और वो बेसिक्स क्या है? वो ये है कि जैसे कि आप एक, आपके पास फंडामेंटल राइट है कि राइट अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन। पुलिस कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी गवाही, कोई भी ऐसा एविडेंस आपसे नहीं मांग सकती जो आपके ही खिलाफ कल इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। बट हम करते हैं। मैं आपको ना 3 वे से समझाता हूं, और वो मैंने बोला भी नहीं किसी पॉडकास्ट में, मैं आपको समझने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, होता क्या है ना, अपने देश का कानून ये बोलता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? वो है स्टेट पर। स्टेट प्रूफ करेगा आपने अपराध किया। बट हम बड़ा ही उल्टा चल रहे होते हैं। हम सोचते हैं पुलिस वाले ने आपको बुलाया और पुलिस वाले ने बोला हाँ भाई तूने उसको मारा, अभी हम शुरू कर देते हैं। क्या शुरू करते हैं? नहीं नहीं मैंने नहीं मारा, मैं तो वहां पे जा रहा था, मेरा ऐसा था, मैंने उसको मारा नहीं, आप देखो मेरे फोन में वीडियो देखो, ये देखो वो देखो। आप अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर देते हो, जबकि ये केस ऐसे चलेगा नहीं कोर्ट में। ये गलत तरीका है। तरीका क्या है? पहले वो पुलिस वाला प्रूव करेगा कि आपने उसको मारा है। ठीक है। भाई तूने उसको मारा? आप बोले मैं तो नहीं मारा। कैसे नहीं मारा? 2 लोग बोल रहे हैं खड़े होकर, सर कौन है वो लोग? मेरे पास वीडियो सर दिखाओ मुझे वीडियो, मैं तुम्हारा ही नहीं उसको। पहले वो स्टेट प्रूव करेगा। ठीक है। और कई बार आपके दिए हुए सबूत वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है, ये दिखाकर कि इसने नहीं दिए मुझे, मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में इस सबूत को जुटाया है। तो जब भी किसी भी केस में अगर आपका नाम आ जाए ना, किसी का भी नाम आ जाए, तो चुपचाप से जाकर वहां बैठो और अपने सभी एलिगेशंस को डिनाई करो। ठीक है। डिनाई करो
और वो बोलता है ऐसा किया है, मैंने वो देखा है, तुम खामखा शुरू कर देते हो। मेरे पास एक केस था, उस केस में क्या हुआ कि एक बंदे को पुलिस उठाने आई, उसको उड़ीसा से, और पुलिस उठाने के लिए आई तो उसने बोला कि भाई तूने साथ में चीटिंग वीटिंग करी। ये बंदा फॉर्ज डॉक्यूमेंट को करता हुआ पकड़ा गया, और इससे जब पूछा गया तो इसने तेरा नाम लिया। ठीक है। पुलिस वहां पर आ गई, पुलिस ने उसको अरेस्ट भी कर लिया, उसको उठा लिया, अरेस्ट कर लिया था बकायदा उसको। अब क्या करता है कि पुलिस के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं था कि वो उसके साथ में मिला हुआ था, ना तो कोई व्हाट्सएप चैट, ना कोई कॉल पर पिछले लगभग 4-5 साल में कोई कॉल, ना अकाउंट की कोई ट्रांजैक्शन, कोई एविडेंस नहीं था। पर उसने नाम क्यों लिया था कि 4-5 साल पहले इन लोगों का डिस्प्यूट हुआ था, पैसे को लेकर लड़ाई झगड़ा आपस में हुआ था। अब उठा तो जिनके नाम लेने थे इसने उसका नाम लेकर इसका नाम ले लिया, फंसा दिया ऐसे। और इस बंदे ने पिछले 4-5 साल पहले जो डिस्प्यूट हुआ था सारे पेपर निकाल के पुलिस को दे दिए। सर मेरा तो ये डिस्प्यूट था सर, मैं तो कुछ किया ही नहीं। पुलिस ने उन्हीं डॉक्यूमेंट को उसकी फाइल में लगा दिया कि 4-5 साल पहले से ये लोग फर्जीवाड़ा करते चलते आ रहे हैं, इनका कनेक्शन है। तो यहां पर क्या हुआ, जाने अनजाने में आपने अपने एविडेंस खुद अपने अगेंस्ट दे दिए। इसीलिए मैं बोलता हूं ऐसे खामखा अपना दिमाग मत चलाओ, कानून को समझो। बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट पर है, स्टेट प्रूफ करेगा कि आपने कोई अपराध नहीं किया, आपको प्रूफ नहीं करना। बट सभी केसेस में ऐसा नहीं होता, कुछ स्पेशल लॉज होते हैं, जैसे पॉक्सो है, एनडीपीएस है, ईडी के कानून है, तो पीएमएलए जो बात बोलता है, तो इसमें आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आपने वो अपराध नहीं किया। बट मैं फिर बताता हूं, किसी भी चीज को जब हम डिस्कस करते हैं बहुत डिटेल में जाना होता है उसको बताने के लिए, बट इन नटशेल जैसे मैंने आपको बताया बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर नहीं है, वो स्टेट पर है। स्टेट को प्रूव करने दो, आप खामखा मामा मत बनो कि ये डॉक्यूमेंट ले लो वो डॉक्यूमेंट ले लो, इसकी वजह से आप फंस जाते हो। और जितना सीरियस अपराध होगा आप समझ जाना कि स्टेट को प्रूव करना होगा। मर्डर जैसे केसेस में साफ साफ बोला हुआ है, बियॉन्ड ऑफ एनी रीजनेबल डाउट, शक की तो गुंजाइश भी नहीं रहनी चाहिए, तभी किसी इंसान को सजा होगी। अगर शक रह गया तो सजा नहीं होगी। ये चीजें पता होनी चाहिए किसी भी इंसान। ठीक है सर। अब जैसे आपने सर इतने बड़े बड़े केसेस लिए हैं, आपने काफी टाइम से आप एडवोकेसी में हो, तो जुडिशरी का ऐसा कौन सा लूप होल आपको लगता है कि ये लूप होल है जिसके अंदर बहुत से जो निर्दोष होते हैं वो क्रिमिनल बन जाते हैं, या उनका ऐसा लूप होल जो आप सोचते हो कि भाई इसे सुधारना चाहिए, इसमें चेंजेस लाने चाहिए? देखो सबसे बड़ा लूप होल, देखो लूप होल शुरू कहां से होते हैं, जुडिशरी के पास कोई भी मैटर जब जाता है तो शुरुआत कहां से, शुरुआत उस पुलिस स्टेशन से होता है जो किसी गांव देहात की छोटी चौकी भी हो सकती है, और एक बड़ा शहर का किसी भी एक पुलिस स्टेशन भी हो सकता है। शुरुआत वहां से होती है। शुरुआत क्या होती है, वैसे तो जोगिंदर कुमार का जजमेंट है यूपी का 1994 का, उसमें ये बात बोली गई थी कि जब भी पुलिस किसी को जब के अरेस्ट करती है ना, तो पुलिस के पास पावर है कि वो किसी को अरेस्ट कर ले, बट ये आपका रूटीन नहीं बन जाना चाहिए। जिसको उठाया अरेस्ट कर ले, जिसको उठाया अरेस्ट कर लिया, आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लेनी चाहिए, सच में वो अपराध हुआ और वो अपराध इसी आदमी ने किया। मैंने बोला कि शुरुआत यहां से होती है। शुरुआत कैसे होती है कि पुलिस को ना पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए, क्या सच में इसने अपराध किया है। पुलिस ने अपनी ड्यूटी क्या बना ली है, रूटीन, नाम आया अरेस्ट करो, नाम आया अरेस्ट करो, जेल भेजो, बाद में क्या करना है। ये गलत है, ये गलत है। इसको रिफॉर्मेंस की जरूरत है, रिफॉर्म होना चाहिए। और पुलिस का जो सिस्टम है ना, यहां पुलिस वालों की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ट्रेनिंग पे एक गौर दिया जाना चाहिए, वो ट्रेनिंग में पूरे उनको मार्क्स मिले तो ही उनको आगे प्रमोशन होना चाहिए। इनके टेस्ट हर साल होने चाहिए। जैसे हम वकील है ना, हमारे टेस्ट तो डेली होते हैं, बिल्कुल, हम तो डेली कोर्ट में खड़े हैं, केस हारते हैं जीतते हैं, और हमें पता होता है गलत अगर आर्गुमेंट कर ली पीछे लोग हंस रहे होते हैं। इसलिए वकील अपने आप को बहुत तरीके ट्रेन करता है, पर इस तरह पुलिस की भी होनी चाहिए। एक वकील जो ठीक ठाक वकील होता है वो रोजाना कम से कम 8-10 केसों में अपीयर करता है, और एक पुलिस वाला कितने केस में अपीयर करता होगा। वो केस जो उसने पहले आज से लगभग 5-7 महीने पहले बनाया था उसी में आ जा रखा है, तो मतलब इतने सारे केसेस को हैंडल नहीं कर रहे हैं। तो एक ट्रेनिंग की जरूरत है। पुलिस शुरू में क्या करती है ना, अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर ले, एक आदमी को उठाया और उसको ये बोला कि भाई रात को लगभग 9:30-10 बजे एक्स नाम का आदमी तेरी बुलेट पर बैठकर गया था और सुबह उसकी डेड बॉडी मिली। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस उसी को मर्डर बनाएगी कि लास्ट सीन थ्योरी तो तू है, तूने ही मर्डर किया है। पुलिस डिटेल में जाना नहीं चाहती। ऐसा क्यों होता है? थोड़े से एविडेंस मिल जाए पुलिस को, थोड़े से एविडेंस मिल जाए, पुलिस उसका केस बना बुरू के क्लोज करके फाइल चार्जशीट लगा देगी और बोलेगी इसने अपराध किया है। तो अब वो बेचारा सालों साल तक केस लड़ता रहेगा। हाँ। यहीं पर वही लड़का किसी रसूखदार आदमी का हो, पैसे वाले का हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि पुलिस जब किसी केस को देखती है ना, अगर चश्मा लगा लिया ब्लू तो ब्लू ब्लू देखेगी सब कुछ, फिर वो रेड नहीं देखती, रेड लगा तो रेड देखेगी, ब्लू नहीं देखती। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। एक इन्वेस्टिगेशन करता है कोई इंसान, उसको बोलता है हाँ भाई रात को तू 10:30 बजे बुलेट पे गया, हाँ जी गया, कहाँ गया, मैं यहाँ गया, वो तेरे साथ था, हाँ जी मेरे साथ था,
तूने उसको कहाँ छोड़ा? मैंने उसको यहाँ छोड़ा। पक्का तूने वहां छोड़ा? हाँ से छोड़ा। लोकेशन निकाल लेगा उस चीज की कि भाई वहां पर छोड़ा। फिर अगर वो सही से तारों को एक दूसरे के साथ जोड़े तो उसे कहीं ना कहीं दिख जाएगा इस लड़के ने अपराध नहीं किया। ये बेशक हो सकता है कि ये उसको वहां छोड़कर आया जहां उसका मर्डर हुआ, बट मे बी इसने मर्डर ना किया हो। बट पुलिस का जो सिस्टम चलता है वो शक के बेस पर चलता है और शक से आगे अंजाम तक पहुंचता है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए। एक लड़की आ जाती है, बोलती है कि मेरे साथ में इसने फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का ऑफेंस किया, सेक्शन 69 का, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ही नहीं करते सीधा। हालांकि केस दर्ज, विशाखा कुमारी का जजमेंट है कि पहले आप केस दर्ज करो, वो बात बिल्कुल ठीक है, बट अरेस्टिंग में तो कम से कम दिमाग का यूज कर लो। पुलिस चाहे तो नोटिस आपको मर्डर केस में भी दे सकती है और आपको छोड़ सकती है। अच्छा, बट वो छोड़ते नहीं है। वो उस अरेस्ट को रूटीन बना लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। उस अरेस्ट को रूटीन नहीं बनाना चाहिए। बस यही मेरा सबमिशन है कि पहले पुलिस जो सिस्टम है ना, उस पर सही से काम होना चाहिए। अच्छे से वहां पर अगर काम हो गया, फिर ऊपर देखो होता क्या है ना कि अपने देश में ऐसा ही चलता है कि एक जज ने बेल दी, दूसरा बेल उसको डिसमिस मारने को तैयार खड़ा है। एक जज कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है। एक ही जजमेंट के 4 अलग अलग ओपिनियन बन जाती हैं। जजेस जो नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो बेल देना नहीं चाहते। वो बेल देना नहीं चाहते। सीरियस केसेस में बेल देंगे, पता नहीं क्यों डरते हैं वो कि आगे वाला मेरी बेल को शायद हो सकता है बेल कैंसिलेशन कर दे। कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें बेल बनती है पर बेल नहीं मिलती। कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें क्या हमें लगता है बेल नहीं होगी पर बेल हो जाती है। ये डिपेंड करता है। प्रैक्टिस जब हम कर रहे होते हैं ना, तो प्रैक्टिस करते 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 देखते हैं। पर मैं फिर भी ये बोलूंगा कि जिनसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स चाहे किसी भी स्टेट के हों, मैंने ये देखा है बहुत सारे मैटर्स में बेल बनती है पर बेल देते नहीं है। ऐसे जैसे सर बहुत से केसेस जिसमें होते हैं कि जो एक क्रिमिनल नहीं है लेकिन पुलिस की लापरवाही से उसका पूरा करियर खराब हो जाता है। अरेस्ट किया, उसे बंद किया, 3-4 साल उसके ऊपर केस चला, बाद में प्रूफ हुआ कि वो निर्दोष था। तो ये एक बिल्कुल निर्दोष बंदे को क्रिमिनल बनाया था। जब वो वहां से निकल के आता है तो उसके माइंड में एक क्रिमिनल सेट हो जाता है कि मेरे को तो समाज एक क्रिमिनल ही देखेगा। तो वो उसकी एक स्टार्टिंग हो जाती है क्रिमिनल से, जो ना बनना नहीं चाहता था लेकिन वो बन जाता है। तो इसमें पुलिस का ही मेन रोल होता है। देखो ऐसा होता है, जेल तो ना किसी भी क्रिमिनल नहीं, जो क्राइम के रास्ते पे चलना शुरू करता है उनके लिए यूनिवर्सिटी होती है। वो सब सीख लेते हैं अंदर। एक से एक बंदे तुरंत का अंदर बैठे होते हैं जो बताते हैं ऐसे करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। पर मैं वही कहता कि किसी इंसान ने अपराध नहीं किया था, सिर्फ शक था। शक के बेस पर फिर वो एक्चुअली एक बंदे को जेल भेज दे शक के बेस पर। अब उसे और कॉन्क्रीट करना पड़ेगा ना कि इसी ने अपराध किया। अगर वो और कॉन्क्रीट नहीं करेगा सामने वाला जो आईओ है, तो इसका मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन गलत है, और गलत है तो इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन करनी नहीं आती। वो अपने एक झूठ को छुपाने के लिए 2 झूठ छुपा रहा होता है। एक तरह से अपनी ड्यूटी से हटना बिल्कुल चाहते हैं। पर वो चलता रहता है। कई बार जब कोर्ट में खड़े होते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि यार इस बंदे का तो रोल भी नहीं है यार, कामा का तुमने बना रखा है। तो कहता वकील साहब क्या करें, इसके अंदर चार्जशीट लगानी थी। और जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ कि कई बार केस ऐसे आते हैं हमारे पास, हमें किसी केस में आर्गुमेंट करने गए और चीटिंग का केस है, उस चीटिंग बहुत सारे बंदों को अरेस्ट किया हुआ है। वो चीटिंग कितनी है? टोटल 90,000 की। और पुलिस क्या बोलती है कोर्ट में, नहीं सर 90,000 चीटिंग है, इसमें लगभग 60 करोड़ रुपए चीटेड अमाउंट है। हमने कहा 60 करोड़ दिखा तो दे, स्टेटमेंट का है। नहीं सर, ऐसी कंप्लेंट्स हैं हमारे पास, ऐसी कंप्लेंट्स हैं, अभी वो धरातल पे नहीं है कि 60 करोड़ आया तो कहां आया। भाई मेरे अकाउंट में 90,000 रुपए आया ना, तो 90,000 की बात कर। पर वो ऐसे कुछ झूठ को कोर्ट में प्रोड्यूस करके बेल को डिसमिस करा देते हैं। भाई जज साहब भी वो बोलते हैं, जज साहब कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन होने दो, अगर 60 करोड़ चीज सामने आ जाएंगी, चार्जशीट लगने दो। तो चार्जशीट लगने तक उसकी बेल लगभग नामुमकिन करा दी जाती है। और एक बात इसके अंदर और भी होती है कि एक बंदे को जब एक जगह उठाती है पुलिस किसी भी चीटिंग केस में, खास करके साइबर फ्रॉड की बात मैं आपसे कर रहा हूं, तो एक जगह उठाया तो उसकी आगे की 4-5 एफआईआर पहले रेडी होती हैं। अच्छा, अभी पलवल पे उठाया, मतलब पलवल उसे उठा लिया और बंदे को नीमका जेल में डाला हुआ है, तो नीमका जेल में वो रहेगा आराम से। कुछ दिन के बाद पता चला दिल्ली में भी एफआईआर थी। जैसे ही उसकी बेल होगी 3-4 महीने बाद दिल्ली की पुलिस जाके उठा के ले आएगी। अब वो दिल्ली की जेल में पड़ा हुआ है, जैसे ठीक ठाक होगा सीधे जाके हैदराबाद की पुलिस आ जाएगी लेने के लिए। तो ये पुलिस एक दूसरे की स्टेट को पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देती है। पर यहीं पर अगर वो ठीक वकील से जाके इन्फॉर्मेशन ले, सजेशन करे और वो बोले क्या करें, तो उसका वकील क्या बोलेगा, 5 एफआईआर है ना, एक में जेल में ना 4 में एंटीसिपेटरी बेल लगा दे, 4 में एंटीसिपेटरी बेल लगा दो। और एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगानी तो वही एप्लीकेशन लगा के इसको अरेस्ट करवा दो। जिस दिन से अरेस्ट होगा टाइम तो उस दिन से काउंट होगा। बिल्कुल। तो कम से कम जो इंसान वो 1.5 साल 2 साल जेल में रहने वाला था, कम से कम कुछ महीने में छूट तो जाएगा। टीटी एंटोनी का जजमेंट है, उस जजमेंट का आप हवाला ले सकते हो।
पर होता क्या है ना कि वही बात है कि देश में लोगों को कानून ठीक तरह से पता नहीं है, रूल्स नहीं पता है, जिसकी वजह से भी वो लोग जेल में रहते हैं। और लोगों की ये सोच है कि पहले बेल डिसमिस कराओ नीचे कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, जरूरी है डिसमिस कराना। जबकि बेल पे अगर ढंग से आर्गुमेंट किया जाए तो नीचे ही बेल मिल सकती है, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट उसका ट्रायल चलाएगा उसको एब्सोल्यूट पावर है उसको बेल देने की भी, जब उसको सजा देने की, एक्विट करने की उसको पावर है, तो बेल देने की पावर भी है। तो ये वर्ड बोलने के पहले नीचे डिसमिस करा लो, ये वर्ड गलत है। आप जाके आर्गुमेंट करो, और आर्गुमेंट करना ही चाहिए। और दूसरी बात, ये भी लोगों के अंदर गलत फहमी है, वो कहते हैं चार्जशीट लगने दो फिर बेल लगाएंगे। ऐसा नहीं है, चार्जशीट लगने के बाद में बेल लेना थोड़ा इजी हो जाता है, आई एग्री। बट बड़े केसेस में, पॉक्सो, एनडीपीएस, मर्डर, इसमें तो फिर भी इजी नहीं बनता। ईओडब्ल्यू केसेस फिर भी टफ रहता है। तो छोटे केसेस में जैसी चार्जशीट लगती बेल मिल जाती है, बड़े केस में वहां भी दिक्कत है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा सभी को कि जैसे कोई इंसान अगर जेल पहुंच जाता है तो उसको बेल लगा देनी चाहिए, उसको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। एंटीसिपेटरी बेल के अपने प्रोविजंस हैं, इंटरिम बेल के अपने प्रोविजंस हैं, डिफॉल्ट बेल के अपने प्रोविजंस हैं। मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर बेल की, जब इंसान जेल पहुंच जाता है। ठीक है सर, जैसे अभी आपने बताया कि अगर कुछ भी जैसे कोई फंसता है तो उसको सबसे पहले लॉयर के पास जाना चाहिए। तो जब ट्रायल कोर्ट में केस जाता है तो एक लॉयर का कितना बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग केस जब बनता है तो लॉयर के हाथ में होता है। जब एक बार उसकी फाइल बन गई तो वो सेम फाइल उसकी सुप्रीम कोर्ट तक जाती है अगर केस जा रहा है। तो एक अच्छे लॉयर होने की इसमें कितनी क्वालिटीज है? देखो ऐसा होता है दोस्त कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने देश में ना लोग बोलते हैं न्याय नहीं मिलता। ये वर्ड तो गलत है, न्याय मिलता है, पर न्याय थोड़ा महंगा है। क्योंकि आप जब बड़ा एक वकील करते हो ना, तो बड़ा वकील अपनी बड़ी फीस भी लेता है। उसी वजह से अब होता क्या है कि मान लीजिए किसी वकील को फ्री हैंड मिला हुआ है ना, तो वो जब मर्जी जब जो मर्जी एप्लीकेशन लगाएगा और वो निकाल लेगा अपने बंदे किसी ना किसी जुगाड़ से, कोई ना कोई तरीके से वो निकाल लेगा। पर होता क्या है कि अपने देश में लोग कई सारी चीजों को जानना चाहते नहीं, कई सारी चीजों को समझना चाहते नहीं। बस वो ये सोचते हैं कि बस हमने कोई एप्लीकेशन मूव कर दी, हमें बेल मिल जाएगी। वकील साहब का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी कभी आपसे कोई अपराध हो गया, जितनी जल्दी हो सके वकील साहब के पास पहुंच जाओ। आपके साथ कोई अपराध हो गया, जितना जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ, आपको रिलीफ मिलेगा। और आपके वकील साहब तो उसके फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब वो अपराध रजिस्टर हुआ, उस दिन से आपके वकील साहब आपके साथ होने चाहिए। अगर आपको वक्त रहते अगर निकलना है जेल से, तो आप वेट करोगे चार्जशीट लगेगी उसके बाद, तो इसका मतलब ये 60 या 90 दिन या 6 महीने आप कस्टडी काट चुके हो। अब बाकी कस्टडी डिपेंड करती है जब वकील साहब की एंट्री होगी। ठीक है सर, जैसे अभी आपने बोला कि जो क्या कहते हैं न्याय सबके लिए एक है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि एक जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, जो अमीर होते हैं, इन दोनों के लिए जब कोर्ट की बारी आती है तो दोनों के लिए जजमेंट्स अलग हो जाती है कि जो अमीर को बेल बहुत जल्दी मिल जाती है और जो गरीब होता है, जिसके पास कम पैसे होते हैं, उनको जेल के अंदर ज़्यादा रखा जाता है। तो आप इस चीज़ से कहाँ तक एग्री है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि रखा जाता है ज्यादा, ऐसा नहीं होता। बस ये होता है कि अमीर आदमी अपने ठीक से ठीक अच्छे से अच्छे वकीलों को खड़ा कर लेता है अपने लिए। गरीब आदमी फिर पैसा कहाँ से लेके आएगा? हमारे देश में क्या, मैं तो सभी अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ, 3 चीजें एब्सोल्युटली फ्री होनी चाहिए और क्वालिटी की होनी चाहिए। न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य। बिल्कुल। न्याय जो हम बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ना फ्री लीगल एड होनी चाहिए, पर क्वालिटी की होनी चाहिए, आला दर्जे की होनी चाहिए, बढ़िया उनको लीगल एड मिलनी चाहिए। और जो लीगल एड के लिए केस लड़ रहे हैं उनको अच्छी फीस मिलनी चाहिए, तो ही वो अच्छे से केस लड़ेंगे। एग्जैक्टली। एक बोलते हैं फ्री आपको न्याय मिला। स्वास्थ्य, जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, क्या वहां पे कोई जाके ट्रीटमेंट कराना चाहता है? नहीं, उनको बेड तक नहीं मिलते। सही बात। तो कोई क्यों करवाएगा? क्योंकि वहां पर जितनी हमारे जनसंख्या विस्फोट तो अल्टीमेटली है ही, जितने लोग हैं उतने हॉस्पिटल नहीं है। जबकि काम किसका है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कराना पड़ेगा। टैक्स जो हम दे रहे हैं सारा वो पैसा फालतू और जगह जरूर लगता है, बट इन चीजों पे कम लगता है। शिक्षा, एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए, आला दर्जे की मिलनी चाहिए, बहुत अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स होने चाहिए। बिल्कुल। कोई भी अमीर आदमी अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाना चाहता ही नहीं है, क्योंकि वैसी शिक्षा है ही नहीं वहाँ पे, है ना? तो बात वही है, सारी घूम फिर के वही आती है। मैं हमेशा बोलता हूं, व्हेन मनी स्पीक्स नोबडी चेक्स द ग्रामर। पैसा अंतिम सत्य है, आई एग्री। पैसा आपको वो चीज दिला सकता है जो चीजें आप ख्वाब में सोच भी नहीं सकते। आप बोलते हो नहीं नहीं इज्जत कमानी है, पैसा नहीं। अरे इज्जत का तो तुम 4 महीने डाल पाओगे, किसी काम की नहीं वो इज्जत। जब तक पैसा होगा ना, इज्जत ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी, ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली लोगों को फोन बजने शुरू हो जाएंगे, फिर भाई भाई करते हैं। मैंने एक बहुत बढ़िया स्लोगन सुना था, लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं यार किसी बिगाड़नी नहीं है, अपने दोस्तों से, रिश्तेदार से, नाती रिश्तेदारों से बिगाड़नी नहीं है। क्यों? वो बुरे वक्त में काम आएंगे। अरे ऐसा अपना वक्त लाओ कि उनका बुरा वक्त है वो तुम्हारे पास आए। बिल्कुल।
आप अपने वक्त पे काम करो ना। सही बात। अगर आपका ही वक्त अच्छा आ गया और आप ही बड़े आदमी बन गए तो आपको जरूरत क्या उनकी? उन्हें आपकी जरूरत पड़ेगी। आप बोल रहे वो बुरे वक्त में काम आएंगे, अरे कुछ बन के दिखाओ, वो तुम्हारे पास आएंगे। सही बात है। ये जो है ना, ये लोगों को जो खामा खामे कायर बनाई जाती है, कायर बनाते हैं लोगों को, इससे मत बिगाड़ो, उससे मत बिगाड़ो, उससे बात करो, जब मिले दुआ सलाम करो, पैर छू, ये करो वो करो, ये फालतू फंड की बातें। मैं इनसे ज्यादा इत्तेफाक रखता नहीं। इंसान को अपने ऊपर काम करना चाहिए, पहले अपने आप को ब्रांड बनाना चाहिए, साथ में ही अपनी क्वालिटीज पर, अपने मॉरल्स पे काम करना चाहिए। दुनिया आपके हिसाब से चलेगी। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप दुनिया के हिसाब से चलोगे। बिल्कुल। ये मैटर करता है। तो आप कितना अपने पे काम करते हो, वो इंसान टू इंसान है। अब मान लीजिए कोई इंसान है, वो लगातार वीडियोस देखता है, लगातार किताबें पढ़ता है, उसका शौक ही बन गया कानून सीखना है, तो लॉयर नहीं बनना, उसे कानून सीखना है। बस अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में उसने लोगों को लीगल एड देना शुरू कर दिया कि भाई आओ मैं बताऊंगा तुम्हें, मुझसे पूछो आप क्या चीज है। बंदा बोलता है यार ये बंदा मेरा काम नहीं कर रहा, आरटीआई तो यहाँ पर डाल दे, वो आरटीआई एक्टिविस्ट बन गया। या फिर कोई बंदा बोलता है यार पुलिस मेरे घर पे, मुझे मतलब पुलिस मेरे घर पे आई थी पर हम तो गेट घर बंद कर भाग गए। अब वो सही एडवाइस उसको कर रहा है। क्या कर रहा है कि पुलिस वाला नंबर है तेरे पास, कौन से थाने से तेरे को पता है उस चीज का, आए किस लिए तेरे को पता है, नहीं पता तो मेरे साथ चल। तो अगर ये नॉलेज भी आप अगर ले रहे हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपका आसाना शुरू कर देंगे। समाज सेवा ये नहीं है समाज सेवा झंडा उठाकर ही समाज सेवा होगी। समाज सेवा आपके कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, किसी भी एंगल से शुरुआत हो सकती है। आप ये जरूरी नहीं है कि आप जाके पहले जंतर मंतर प्रोटेस्ट करोगे तो ही आप समाज सेवी हो, ऐसा नहीं है। आप समाज सेवा कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ हम एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, मैं कोशिश करता हूं आपको आपके देश का कानून समझा सकूं, बता सकूं, जितना मुझे आता है कम से कम उतना तो बता दूं। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो साझा करता हूं। आप सीखो ना, आप सीखो, वही शुरुआत करो। कि साथ कोई दिक्कत है उसको बता, भाई ऐसा ऐसा तू कर सकता है, ये अपने देश का कानून बोलता है। अरे गांव देहात में तो लोग बेचारे खामा खा, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, बेचारे धक्के खा रहे हैं खामा खा। एक छोटा सा केस उन्हें लगता है 10-20 साल की जिंदगी है, और ऐसा ही होता है क्योंकि कानून नहीं पता उनको। एग्जैक्ट। जैसे सर अभी आपने हमें बताया प्रोटेस्ट के बारे में कि जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे जिसमें पुलिस डिटेन कर रही थी, तो आपके अकॉर्डिंग वो कहाँ तक सही था कि प्रोटेस्टर्स को जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे जाने से रोका जा रहा था और पुलिस उनको डिटेन कर करके उनके नाम पता और यहाँ तक कि बैंक अकाउंट नंबर्स लिख रही थी। दोस्त पता है, हालांकि ना ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल एक मुद्दा है, इस पर क्या बोले और क्या ना बोले, पर मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि अपने देश में ना प्रोटेस्ट करने का अधिकार है आपको। लोकतंत्र की यही खूबी है कि आप अपनी बातें बोल सकते हो, है ना। पर वो प्रोटेस्ट तब तक ही प्रोटेस्ट है जब तक वो पीसफुली चलेगा। बिल्कुल। अगर उसमें थोड़ी सी भी, अगर थोड़ा सा भी अगर वायलेशन हो गया ना तो वहां पुलिस अपना एक्शन करेगी। अब पुलिस के एक्शन दो हैं, प्यूनिटिव और प्रिवेंटेटिव, दो हैं। अब प्रिवेंट करना, किसी को कोई अपराध ना हो जाए, कोई एक्शन ना हो जाए, हो गया तो अब वो प्यूनिटिव पे आएगी। तो उठाकर डिटेन कर देना, अगर वो प्रिवेंट कर रही है कि और चीजें ना भड़क जाए तो कहीं ना कहीं सही माना जाएगा। बिल्कुल। मैं सिर्फ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा किसने गलत किया किसने सही किया, मैं बात बोल रहा हूं। पर अगर वो पीसफुली होता है तो पुलिस को कोई राइट नहीं है। बट अपने देश में चीजें चलती हैं, लोगों को दबा दिया जाता है, या फिर कोई इंसान अगर सही करने की सोचे उससे कुछ गलतियां हो जाती हैं। पर मैं दोस्तों यही बोलूंगा, अल्टीमेटली जेन जी में बहुत पावर है। जेन जी में बहुत पावर है, बहुत पावर है, बहुत मतलब बहुत पावर है। और ये सिर्फ मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। जहां जेन जी इकट्ठी हो जाती है ना, वहां झुकना पड़ता ही है सरकार को। पर वो जेन जी सही मायने में होनी चाहिए, जेन जी एक्चुअल में होनी चाहिए। अगर कोई इंसान अपने मोहल्ले के, अपने एरिया के 1000-2000 लड़कों को बुला ले, बोले हम जेन जी, ऐसी बात नहीं। तो एक वक्त के बाद जब जेन जी प्रोटेस्ट पे आता है ना, तो चीजें अपना रूप छोड़कर जाती हैं और फिर वो चीजें थोड़ी टफ पड़ जाती हैं, अपनी छाप छोड़ के कहीं ना कहीं जाती हैं। अच्छा सर, एक केस हमने बहुत देखे हैं कि जो लिव इन में जैसे रहते हैं लोग, लिव इन में रहने के बाद जब उनका एक टाइम पे ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप होने के बाद जो उनका पार्टनर है वो छोड़ के जाता है, आगे चल के लड़की कहीं ना कहीं अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कुछ भी उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर केस बना देती है। तो क्या ये लिव इन में पहले वो रह रहे दोनों अपनी परमिशन से, दोनों की मर्जी है, जब उनका कुछ डिस्प्यूट हुआ, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो लड़की ने आगे जाके उस पर रेप केस लगा दिया या कोई भी एलिगेशन लगा दिया। बट ऐसे मामलों में जनरली जो मैक्सिमम केसेस होते हैं ना, वो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के होते हैं, लड़की केस करती है। क्या लड़का भी कर सकता है इसमें? देखो यार, पता है क्या होता है, अपने देश में ना ऐसे कोई स्पेसिफिक लॉज नहीं है कि लड़का जाके बोल दे कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया, और सुनेगा भी कौन? एक्चुअली लड़की की बात सुन लेते हैं। बट लड़की की मैं आपको बता दूं, सभी को बता दूं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने मामले आजकल रेप के और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के आते हैं ना, मैक्सिमम लोगों को बेल मिल जाती है। कारण है इसका, जब से चीजें आई कंसेंट इज नॉट रेप,
हर एक ठीक ठाक वकील पहले आपके मुद्दे को कंसेंट पे लेके जाएगा, कंसेंट की तरफ चलेगा, बोलता है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, तो उसमें यह देखा जाएगा पहली बार तुम लोगों के जब रिलेशन बने उस वक्त ये शादी का प्रॉमिस था या नहीं था। अगर वो शादी का झांसा देकर फिर रिलेशन बना रहा है तो ही ये फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है। तो शादी का झांसा तो एक बार दिया जा सकता है, झांसा दे दिया, रिलेशन बन गए, अब तुम लगातार 3 4 5 साल का रिलेशन चलाते हुए जा रहे हो और लगातार फिजिकल हो रहे हो, तो जस्टिफाई कैसे करोगे? ये कमिटमेंट है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कि मेरा भरोसा तोड़ा, ट्रस्ट था। एक लड़का लड़की साथ में रहते हैं, एक वक्त गुजर गया और लड़की प्रूव नहीं कर पा रही है कि ये मामला फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का है, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे जाएगा ना मामला ये। बिल्कुल। अब होता क्या है कि जब केस बनते हैं ना, देखो ऐसा होता है, जब आपको वैसे अधिकार है कि अपने मर्जी के किसी भी वकील साहब से केस को डिस्कस करने का, उन्हें खड़ा करने का, ये आपका अधिकार है। तो इन चीजों को अगर आप डिस्कस भी कर लेते हो तो भी चीजें बदल सकती हैं, बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि आपको जिसके बारे में पता नहीं आप लिखोगे तो भी खराब ही लिखोगे। पर मैं आपको ये बता दूं, ऐसे बहुत सारे मामले पिछले कुछ टाइम में आए हैं जहां पर जब से नया कानून आया है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का, केस आते हैं, कोर्ट तक जाते हैं, बट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाती है, क्योंकि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज को प्रूव नहीं कर पाते, कंसेंट में लड़का जाता है, उसको बेल मिल जाती है। ठीक है, तो सर आपके अकॉर्डिंग अगर उसमें कोई चेंजेस किया जाए, हमारे जो जितने भी जुडिशरी सिस्टम है उसके अंदर अगर हम कोई चेंजेस करें मेंस को देखते हुए, लड़कों को देखते हुए, उनके हित के लिए, तो आप कौन सा चेंज आप लाना चाहोगे जिससे लड़कों के साथ ये सब चीजें ना हो? दोस्त, लड़कों के साथ ना ये रेप है ना 64 और 69, मैं इसकी बात नहीं करता, मैं इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे उनकी बात करना चाहूंगा, जैसे पॉक्सो की। पॉक्सो में क्या होता है ना कि एक लड़का है, लड़की की उम्र 17.5 साल है या 18 साल होने वाली है, लड़के की उम्र है 20-21 साल। हालांकि बोल दिया रोमियो जूलियट कंसेप्ट आ गया, बट उसके बावजूद भी वो लड़का बेचारा जेल जाता है। लड़का लड़के रिलेशन में थे, घर से वो लोग भाग गए, भागने के बाद में महीना 2 महीने के बाद पकड़े गए, तो जैसी लड़की आती है अपने पेरेंट्स के पास में, पेरेंट्स उसको पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं, उसका वो केस सीधा पॉक्सो सेक्शन 6 में दर्ज करवाते हैं। और सेक्शन 6 जब आता है पॉक्सो का तो कम से कम 20 साल की सजा की बात करता है। या तो आप किताबों में पढ़ाओ 11वीं 12वीं क्लास में कि ये पॉक्सो होता है, बेटा गलती मत कर देना, गलती अगर करोगे जेल जाओगे, बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। या तो बताओ, क्योंकि मैं नहीं बोलता, पॉक्सो एक्ट तो खुद ही बोलता है। जब पॉक्सो एक्ट आया था तो ये बोला गया था कि भाई जगह जगह इसकी ब्रॉडकास्टिंग होगी, पॉक्सो एक्ट की। कहां हुई? आपने खुद नहीं सुना होगा डिटेल में, इसको वीडियो सुना होगा, पॉक्सो नाम का कोई एक्ट होता है, नहीं पता लोगों को। पॉक्सो में भी बहुत सारी गलतियां होती है जब ट्रायल चल रहा होता है, डिटेल में जाए तो बहुत कुछ है। आई थिंक स्कूलों में सिखाना चाहिए। मैं इस एक्ट के, अगर इसकी एज, वैसे भी लड़की की जो कंसेंट एज है ना, जो एज की बात करते हैं 18 साल, उसको 16 कर देना चाहिए। पहली बात तो 16 होना चाहिए, और साथ में ही लड़कों को खास करके स्कूल में पढ़ाया ही जाना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाया जाना चाहिए। साथ में यहाँ पर सेक्शन 29 बोलता है कि जिस लड़की ने बोल दिया अपराध किसी ने किया है, तो यहाँ बोलते प्रिजम्पशन का होना कि तूने ही अपराध किया होगा। बोलते हैं कि एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, पर यहाँ पॉक्सो में नहीं चलता, पॉक्सो में उल्टा चलता है, एक्यूज इज नॉट इनोसेंट अंटिल प्रूवन नॉट गिल्टी। तो यहाँ उल्टा चलता है। अब उल्टा चलता है तो बेचारा प्रूव कैसे करे? अब मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक बच्चे ने बोला, लड़की की उम्र है 17 साढ़े 17 साल, और वो बोलते हैं कि आज से लगभग 3-4 साल पहले मेरा एक्स के नाम के लड़के के साथ में मेरा अफेयर था, हम बातचीत करा करते थे, वो एक दिन मुझे अपने चाचा मामा ताऊ घर पे ले गया, उसने बोला कि भाई वहाँ पे जब गए वहाँ पर तो उसने बोला कि मेरे साथ में रिलेशन बना तो मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगा, तेरे को पैसा दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। रिलेशन बनने के लिए मुझे बोला तो उसने जबरदस्ती मेरे साथ रिलेशन बनाया। उसके बाद में जब वापस आ गई तो उसने दोबारा फिर 1 हफ्ते बाद बोला रिलेशन बनाया और बोला मेरे पास आया करो और लड़की को लेकर आया कर। ये स्टोरी 3 साल पहले ही चल रही है सारी कहानी, ठीक है। इस लड़के ने भी रिलेशन बनाया। अब 3 साल के बाद उस लड़की ने केस दर्ज किया। उस लड़की की आज उम्र है 21 साल या 20 साल, 4-5 साल पहले की बात करती है। तब वो 18 से पहले अपने केस को लेके जा रही है ताकि पॉक्सो में दर्ज हो सके। बस लड़की ने बोला, केस दर्ज हो गया, बंदे को उठा के जेल में डाल दिया, दोनों को। मैं यही बोल रहा हूं, ये दोहरा मापदंड है पुलिस का। जिसको चाहो जेल में डाल दो, पिक एंड चूज वाला काम हो रहा है कि जिसको चाहो जेल में डाल दो, जिसको चाहो नोटिस देके छोड़ दो। और नोटिस में अपने आप में पुलिस के पास बहुत पावर है, जिसकी वजह से छोड़ पाती है वो, या किसी को जेल में डाल पाती है। तो इन चीजों को बदलना चाहता हूं मैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें जो यूथ होता है उन्हें स्टार्टिंग में ये सब चीजें पता नहीं होती, नहीं उनके साथ जब होता है तब उन्हें इस चीज के फर्जी केस बहुत बनते हैं दोस्त, बहुत फर्जी केस बनते हैं। ऐसा कोई
मापदंड होना चाहिए कि इस रेंज तक या फिर इस पैरामीटर के बाद ही किसी को अरेस्ट किया जाए। एक्चुअल जब भी कोई इंसान अरेस्ट होता है ना, तो अल्टीमेटली उसके आर्टिकल 21 का वायलेशन हो जाता है, लाइफ एंड लिबर्टी का। और जिंदगी जीने का नहीं, जिंदगी पूरी भरपूर जिंदगी जीने का हर इंसान का, अपने पूरे भारतीय नागरिकों का अधिकार है। उसको छीन लिया जाता है, श्रिंक हो जाता है वो। तो ये सब चीजें मैं तो यही बोलूंगा, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। पॉक्सो में मेजर बदलाव करना चाहिए, एनडीपीएस में मेजर बदलाव करना चाहिए। पुलिस वाले अक्सर के फेक केस बना देते हैं। मान लीजिए आपके पास, अभी आप गाड़ी में बैठे हो और कोई पुलिस वाला आपके पास आया, आपके वहां पुड़िया डाल दी और वहां पे दिखा दिया चिट्टा आपके पास है, 100 ग्राम 200 ग्राम चिट्टा है, फिर क्या करोगे यार? पुलिस तो उस टाइम तो पुलिस केस बना ही देगी। और जब पेश करेंगे ना मजिस्ट्रेट, मैं ये मानता हूं जब भी किसी भी मजिस्ट्रेट साहब के पास, किसी भी स्पेशल कोर्ट के पास, जब किसी भी एक्यूज को पुलिस लेकर आए, तो मेरा मानना है कि उस वक्त उन जज साहब को ना कम से कम 10 15 20 मिनट का वक्त देना चाहिए, उसमें पढ़ना चाहिए, सवाल थोड़े पूछने चाहिए, देखना चाहिए केस फर्जी है असली है। अगर जज साहब क्योंकि जेल भेजने की पावर तो उन मजिस्ट्रेट के पास है ना, या सेशन कोर्ट के पास है, जो स्पेशल कोर्ट्स है। बट टाइम ही नहीं है। लेकर आए, सर ये पेश कर दिया, बंदा क्या मिला, ये मिला, कहां से मिला, यहां से मिला, अच्छा अच्छा, रिमांड चाहिए 4 दिन का ओके पास। फिर बेचारे के सोचो ना, जिंदगी खराब हो जाती है। जिंदगी खराब हो जाती है। क्योंकि ऊपर से क्या है कि वर्कलोड इतना है, जजेस इतने कम है, जज भी क्या करे, उनके ऊपर ही वर्कलोड है बहुत। बाद में बेचारा वो उस फर्जी केस को लड़ता है और जिंदगी का 2 4 5 6 महीने का अपना प्रीशियस टाइम, लाइफ का, बिल्कुल लाइफ का, वो जेल काट के आता है। मैं इसीलिए बोलता हूं, देखो बोलते क्लियर रिजेक्शन इज बेटर देन नेग्लिजेंस, है ना। बिल्कुल, अगर कोई इंसान, मेरा ही मानना है, किसी केस से अगर हम किसी केस को जस्टिफाई ना कर सके, उसके साथ न्याय जस्टिस ना कर सके, तो ऐसे केसेस में सामने वाले को एडवाइस मत करो, ऐसे केसेस को लो भी मत। एक्चुअल में पुलिस वाला खुद जिस केस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, जस्टिस नहीं कर पा रहा है, मेरा मानना है अपने सीनियर्स की हेल्प लेना यार। मैंने ऐसी पुअर इन्वेस्टिगेशंस बहुत बार देखी हैं, जिसमें पुलिस ने ऐसी पुअर इन्वेस्टिगेशन की है और उसके बावजूद भी वो आदमी जेल में है। क्यों? जज साहब ने कहीं से भी अपनी डिस्क्रिशन इस्तेमाल ही नहीं की। जज साहब ने सोचने की बिल्कुल भी थोड़ी सी भी जहमत नहीं उठाई कि ये केस नहीं बनता भाई, इसको बाहर निकालो, काम बहुत है। तो आपकी लाइफ का सर ऐसा कोई केस जिसमें आपको खुद से लगाओ कि यार ये केस में इस बेचारे का कोई रोल नहीं है, इसकी लाइफ खराब होनी है, और जिसमें आप खुद एक बार कोई इमोशनल भी हुए हो, जहाँ पे आपको लगाओ कि यार ये गलत हो रहा है बंदे के साथ? नहीं देखो, बात गलत हो रहा है नहीं, एक वक्त के बाद तो इंसान बाहर निकल ही जाता है वो। पर ऐसे बहुत सारे केस मेरी लाइफ में, जिंदगी में आए हैं। क्योंकि देखो होता क्या, एक बार एनडीपीएस का एक केस था। एनडीपीएस में उस बंदे को सिर्फ इसलिए उठाया गया कि उसके लोकेशन मिली उस जगह की जहां से वो लोग पकड़े गए, और उस बंदे पे क्योंकि पहले एक एनडीपीएस का केस था, उसका नाम है, उसको उठा लिया। वो बंदा खामखा उस कमर्शियल क्वांटिटी वाले केस में 8 महीने की जेल काटी उसने, 8 महीने की। और बार बार हम कोर्ट में ये बस सबमिशन देते रहे, सिर्फ मेरली लोकेशन का होना कैसे प्रूव करता है कि इस आदमी का इस केस में इन्वॉल्वमेंट है। उसकी तो पूरी लाइफ खराब हो गई, एक एफआईआर उस पे लग गई। देखो एफआईआर लगी, पहले भी हालांकि एक एफआईआर थी, बट दोबारा एक एफआईआर लग गई, तो वो बहुत सीरियस एक मामला बन गया। अभी यहां पर एक लड़की ने बोल दिया कि लड़की साथ में रहती, मतलब जो अभी आप थोड़ी पहले बोला कंसेंट में दोनों लिव इन में रह रहे थे, जिस दिन ब्रेकअप हुआ उस दिन उसने बोल दिया कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है। कैसा कानून है ये? एक अड़ोस पड़ोस में 2 लोग रहते हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कई दिन से परेशान है, उसने एक दिन कंप्लेंट जाकर ठोक दी कि यह आदमी खामा का सिर्फ अंडर में बाहर खड़ा हो जाता है, गाली देता है, गलत गलत इशारे करता है, बच्चे ने कंप्लेंट दे दी। और दी क्यों? दोनों के आपस की गाड़ी खड़ी करने की लड़ाई झगड़ा था, पॉक्सो लगवा दिया, सेक्शन वही 8 10 12 के अंदर केस दर्ज हो गया, बंदा जेल पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं सिविल स्टेटमेंट, जुडिशरी सिस्टम का लूप होल है, बहुत सारे हैं लूप होल, एक दो नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है, वो चलते चलते लड़के लड़की बीच में केस चल रहा है, छोटी एक बच्ची है, बच्ची से उस फादर ने उसके नाना पे केस ठुकवा दिया पॉक्सो का। गलत जगह टच करते हैं, बैड टच करते हैं, गलत तरीके से देखते हैं, मालिश करते हैं, बच्चे से पॉक्सो का गलत फायदा लिया जाता है, मिसयूज किया जाता है, लोग जेल जाते हैं, जेल काटते हैं। कॉन्क्रीट एविडेंस होने चाहिए ना, इसमें कहीं ना कहीं चेंजेस लाने चाहिए। देखो पुलिस कब रस्सी का सांप और कब सांप को रस्सी बना देगी आपको पता नहीं चलेगा। मैंने क्या बोला, शुरुआत तो वहां से होगी ना दोस्त। उसने जो अपने, देखो बड़े स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज।
इस मामले में क्या होने चाहिए कि जो केस की जो आपको ट्रेनिंग मिलती है पुलिस को ट्रेनिंग ऐसी दी जानी चाहिए कि अगर उसने गलत केस बना दिया तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए। एग्जैक्टली। रेप केस तूने 376 लगा रखी है केस में, हमारे में 76 बनती ही नहीं उसमें। एक बंदे को उठाकर उसके ऊपर सेक्शन 66 लगा दिया, और अगर गलती से थोड़ी सी भनक मिल जाती है या पुलिस वाले ने केस गलत बनाया है, एक इंसान की जिंदगी जो उसने डाल दी पीछे, कटघरे में डाल दी, पीछे जेल में डाल दिया, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? बिल्कुल। पर अपने देश में लॉज हैं, ऐसी नहीं लॉज नहीं है, लॉज हैं, बट कोई लड़ना चाहता नहीं, डर कि मैंने अगर पुलिस वाले के अगेंस्ट कंप्लेंट की तो ये मेरा बुरा कर देगा। और ऐसा होता है, रियली बता रहा हूं मैं आपको। एक केस में मेरे क्लाइंट ने पुलिस से कंप्लेंट करी, एफआईआर हो गई उन पुलिस वालों के ऊपर, केस भी आगे जा रहा है, सस्पेंड भी वो लोग हो गए। उन पुलिस वालों ने बाकी कंप्लेनेंट को नंबर निकाल निकाल के फोन कर दिए, अरे तेरा केस तो यहां पर दिल्ली में था, ऐसा हो रहा था, तू कहां पर रहने वाला, यहाँ का, वहीं पे नई कंप्लेंट कर दे, उठवा इस बंदे को। पुलिस वालों ने करवाया ये सब। तो ऐसा भी होता है। सिस्टम जो है ना, सिस्टम मतलब पुलिस की मदद करती है, ऑब्वियसली बात करेगी, अपने डिपार्टमेंट की मदद करेगी। एग्जैक्टली। पर यहां पर वो ये भूल जाते हैं कि इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। केस बनते हैं, सामने वाला जेल जाता है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या कोर्ट रूम के अंदर जज साहब इस चीज को देखते हैं? यार देखो मेरी बात सुनो, जज साहब तो बैठे ही सुनने के लिए, कभी पर ऐसा वहां हुआ पर कि भी ना, morality के देखो जज basis साहब पे बैठे होता है? सुनने के लिए, पर मेरे यहाँ 2-3 अलग अलग पॉइंट्स आते हैं। पहली बात, क्या उसको पूरी तरह से सुना जाता है जिस केस को हम समझाने के लिए गए हैं? अगर खुद जज साहब ही बायस हैं, वो कहते हैं नहीं मैं तो एक साइड की सुनता हूँ, स्टेट की, तो बात ही खत्म हो गई, तुम जाके भी बजाते रहो, फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, क्या जज साहब आपको टाइम दे रहे हैं? ये केस बहुत सारे हैं और टाइम कम है, तो वकील साहब बात को सुनाए कैसे? तीसरी बात, वकील साहब खुद उस लेवल पे नहीं है जहां पर वो केस की बारीकियां पकड़ सके। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। और जब एक अच्छा वकील बहस कर रहा होता है तो जज साहब उसे ईगो पे ले जाते हैं। ईगो कहीं ना कहीं सामने आ ही जाती है। आप समझो मेरी बात। तो यहां पर क्या है कि मेरा, और दूसरी बात डर भी है कि ये लोग अगर चाहे भी बेल देना चाहते हैं, कई सारे मामले में बेल नहीं देते। कई सारे केसेस में मैंने देखा है बेल बनती है पर नहीं दी, ऊपर जाओ, और ऊपर गए जाती बेल मिल गई, यहां नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट भी नहीं हुआ, सीधा इशू नोटिस। इतना ऐसा क्या देख लिया सुप्रीम कोर्ट ने? जो लोग तुम्हारे सामने आके 1 घंटा हमने बहस करी सुप्रीम कोर्ट, जब मैं बहस करने के लिए गया तो वहां पर बस देखा और ठीक है इशू नोटिस, बाद में ज्वाइन करी इन्वेस्टिगेशन, बेल भी मिल गई। ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हारी आंखें देख पाई? सही बात। तो होता क्या, नीचे वाला कोर्ट सोचता ऊपर वाले भेज दो, अपना देख लेगा। अपने काम को सही से ना करना, ये एक सिस्टम का बहुत बड़ा लूपहोल है। पुलिस वाला एक बहुत सीरियस केस में एक बंदे को, अपराधी को उठाता है, और उठाने के बाद में मान लो रसूखदार है, पैसा सब कुछ है, तो यह दिखाया जाता है कि वो तो हमें कहीं मिला ही नहीं, छोड़ देता है उसको वहीं से। या फिर एक बंदे को उठाया, उस बंदे का काफी रोल भी है उस केस के अंदर, रसूखदार है, पैसा सब कुछ है, रोल ये दिखाया कि उसका रोल बिल्कुल माइनर सा है, और जी हम इसको 41 का नोटिस दे रहे हैं, इसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली, हमें इसको अरेस्ट करने की सही वजह लगती नहीं है, छोड़ दिया। अब एक बंदे ने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा रोल उठाया, उसको कुछ नहीं, अच्छा इसका इस मर्डर केस में बिल्कुल एक्टिव रोल है, सेक्शन 34 के तहत इस बंदे ने कट्टा इसके पास बरामद हुआ, हम इसके घर पे गए, पहले इस बंदे को पूछा, इसने बताया ऐसे ऐसे उसका मर्डर हुआ, कट्टा का, इसने बोला मेरे घर पे चलो, मैं तकिए के नीचे रखा हुआ है, हम आ गए, कट्टा रिकवर किया, इसको लेकर आए, फिर इसने बताया कि उस आदमी को कैसे मारा। फॉल्स स्टोरी। इसीलिए सेक्शन 105 बना बीएनएसएस का कि आप जब कुछ रिकवर करोगे, प्रॉपर वीडियोग्राफी करोगे। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आज हम स्टूडियो बैठे हैं, यहीं बैठकर आप एक कैमरा लेके शुरू हो जाओगे, वीरेंद्र वर्मा जी के पास से ये मिला, ये मिला, ये मिला, क्या इस वीडियो की कोई क्रेडिबिलिटी है? अगर मैं यहां बैठा था और आप बाहर जब गाड़ी से उतरे, वहां से वीडियो बननी चाहिए। बिल्कुल। हम लेकर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, हम सीढ़ी से उतर रहे हैं, हम देखा यहाँ पर ये बंदा बैठा हुआ है, इसको तलाशी ली में जेब में कुछ मिला, ये है ऑथेंटिक वीडियो। हो सकता है आपके आने से पहले किसी ने रख दिया। ऑथेंटिक वीडियो यही है ना दोस्त? बिल्कुल बिल्कुल। पर ऐसी वीडियो 105 की बनती नहीं है। अब सुनो, मैक्सिमम मैं अभी बता रहा हूं, कैमरे बता रहा हूं, अभी
24 के बाद से अपना ये कानून लागू हो गया था अपना, 105 के कंप्लायंस होने शुरू हो गए थे। आज लगभग इस बात को 2 साल हो चुके हैं। इन 2 साल में जितनी भी चार्जशीट लगी है, सब वकीलों को बोलता हूं, अपनी चार्जशीटों के साथ देखो क्या आपको उस 105 के कंप्लायंस की वीडियो मिली है। मैं बता रहा हूं 70 to 80% को नहीं मिली है। ये भी एक लूप पर और नहीं मिली है, कल ही 105 के एप्लीकेशन कोर्ट में लगाओ और मांगो कि सर सर्च एंड सीजर की वो वीडियो जरा हमें सप्लाई करवा दो। मेरे एक एनडीपीएस केस में था, मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, पुलिस वालों ने कम से कम 6 डेट ली, दे के ना दे, सिर्फ एक वीडियो के लिए देनी तो पड़ेगी, और दी, केस पूरा ब्रेक हो गया उनका एक वीडियो से। बिल्कुल। अभी तो आ गया ना, अब डायरेक्शन भी आ गई कि दिल्ली में तो जितने भी पुलिस स्टेशन हैं सभी को 105 के प्रॉपर कंप्लायंस करने पड़ेंगे और देनी पड़ेगी वीडियो। आज सुबह ही एक पुलिस वाले का फोन आया था मेरे पास, सर आपकी 105 की जो जज साहब ने ऑर्डर किया सर वो हमसे वीडियो ले लो। मैं कहा उसके फादर आएंगे ले लेंगे। सर बहुत सारे नियम हैं, आपके अकाउंट में पैसा आया, लीन लगना था सिर्फ 7,000 रुपए, आपके अकाउंट में पड़ा है 6,62,000 रुपए, पूरे पैसे को रोक लिया, अकाउंट सीज कर दिया, फ्रीज कर दिया आपका अकाउंट। क्या फ्रीज कर सकते हैं? नहीं, जितना पैसा लीन लगाओ, बात खत्म। बिल्कुल 107 के कंप्लायंस यही बोलते हैं, पर ऐसा ही होता है। एक इंसान को, मान लीजिए किसी इंसान को सर्च किया गया, उसे घर पे पहुंचे, सर्च किया, गाड़ी में सामान सब निकाल लिया, इसको बोलते हैं सर्च एंड सीजर। अब सीजर बनेगा, ठीक। क्या उस सर्च को, उस सीजर को तब तक हम एडमिसिबल मान लें जब सिर्फ 4 पुलिस वालों ने सर्च और सीजर किया? पुलिस वाले प्लान कर सकते हैं, बिल्कुल। इसीलिए सीआरपीसी का सेक्शन 100 बोलता है कि 2 इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए। जब भी कोई अपनी चार्जशीट पढ़े, कोई वकील साहब या किसी पर केस हुआ, अपनी चार्जशीट में देखो सर्च और सीजर में क्या इंडिपेंडेंट विटनेस हैं, नहीं मिलेंगे। ये एक सबसे बड़ा लूपहोल है। सीजर बोलते ना कि सीजर विदाउट विटनेस, जब तक विटनेस नहीं कराया उसको, उसकी खास एडमिसिबिलिटी है नहीं। पुलिस वाले तो कुछ भी बनाएंगे ना, जो उनका मन करे वो बनाएंगे, बिल्कुल, पर उसकी एडमिसिबिलिटी कैसे होगी? कॉन्क्रीट कैसे करोगे आप उसको? कॉन्क्रीट करने के लिए जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, आप उसके अकॉर्डिंग ही तो चलोगे, ये अपने हिसाब से बनाओगे। बिल्कुल। एक बंदे को पकड़ा, घर से उठा के थाने लेकर बिठा के रखा हुआ, 5-7 घंटों से बिठा के रखा हुआ है, एफआईआर नहीं, बस कंप्लेंट ही है अभी तक। अभी बात चल रही है कि एफआईआर काटे ना काटे, पैसे की मांडवाली हो रही है अभी, काटे ना काटे। रात हो गई, सुबह हो गई, सुबह एफआईआर काट दी, सुबह एफआईआर काट दी ना, एफआईआर के बाद तो अरेस्ट करोगे ना, ये पहले अरेस्ट कर लोगे, बात करोगे ना। उसको बिठा के रखा था आपने 18-20 घंटों से, सिर्फ पैसों के लिए। ऐसा होता है। जो बातें बोल रहा हूं, अगर सही लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करेंगे इस बात पे, एक्चुअल रियलिटी है, वो बताएंगे ऐसा हुआ है हमारे साथ। और मैं आपको बताऊं, दिल्ली में कई बार मैंने ऐसा देखा है, बाहर दूसरे स्टेट्स में जाओ, बंदे को उठाया, 3-3 दिन थाने में रखा हुआ है। अरे भाई 24 घंटे ज्यादा नहीं रख सकती पुलिस आपको पुलिस स्टेशन में, और रखा हुआ है फिर भी हैबियस कॉर्पस एक लगाओ, रिट लगाओ, लगाते नहीं लोग, वो डर जाते हैं पुलिस से। पुलिस या सिस्टम तो अभी थोड़ा सा रिफॉर्म हुआ ना 20-25 सालों में, जब से ये चीजें सामने आई, जजमेंट बनने शुरू हुए, और खासकर 10-15 सालों में जब सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हुआ, बिल्कुल, लोग पता चला कि वीडियोग्राफी कर सकते हैं, लोग पता चला सही मायनों। ये तो अभी भी बहुत से लोगों को ये सब चीजें अभी नहीं पता है, जो धीरे धीरे पता चल रही है। दोस्त ऐसा होता है कि आपके हाथ में एक पावर है। पहले था ना कि राजदारी सिस्टम था, पहले रजवाड़े थे, राजा सिस्टम चला करता, जो मैंने बोल दिया वही कानून देश का। जब उनकी पावर छीनी गई तो उन्हें बड़ा दुख हुआ था। आपके हाथ में कोई पावर है ना, आपकी पावर छीनी जाएगी, आपको दुख होगा। उसी तरह से पुलिस वालों की पावर उनके हाथों से निकल रही है, सरक रही है ऐसे धीरे करके। क्यों? ऐसी वीडियोस देख देख के लोग कानून जान रहे हैं। लोग सवाल पूछते हैं अब कि भाई तूने बिठा के रखा, यहाँ 6 घंटे हो तो लॉकअप पे कैसे डाला? जब एफआईआर नहीं, कंप्लेंट नहीं, कुछ भी, तो लॉकअप पे कैसे डाल दिया? डाला, वो कहता नहीं अभी डाला, ये नहीं करा, वो नहीं करा, थप्पड़ मार दिया, कहता कोई बात नहीं, परमवीर सिंह सैनी का जजमेंट मैंने ही पढ़ा है, कैमरे लगे हुए, फुटेज मंगाता हूं। वो पुलिस वाला पीछे पीछे घूमेगा आपके, जिसने बदतमीजी की थी आपके साथ। आप निकलवा सकते हो फुटेज, आपका राइट है, आपका अधिकार है। आप कंप्लेंट देने जा रहे हो, पुलिस मना कर रहा है, नहीं कंप्लेंट नहीं लूंगा तेरी में। क्यों नहीं लेगा अभी? तू कंप्लेंट तो ले ले, तो जो करना है कर, मत कर कुछ भी, हमें क्या दिक्कत है? बहुत से होता है कि मना कर देते हैं, कोई बात नहीं, आप बाहर जाओ, पोस्ट कर दो वहीं से, बाहर से ही, बाहर थाने बाहर निकले ना, जो भी पोस्ट ऑफिस हो वहीं उसी थाने को पोस्ट कर दो, वो बाय पोस्ट पहुंचेगी ना, उसका प्रिंट आउट निकाल लो कि देखो कंप्लेंट भेजी थी मैंने। हर चीज का सोल्यूशन है दोस्त, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
आप भेज दोगे, जैसे ही उसको निकालो, प्रिंट आउट निकालोगे ना, वो अपने आप में ऑटो रिसीविंग है। ये आपने नई चीज बताई है, लोगों हर को चीज पता का सॉल्यूशन चलेगा। है। जैसे एक होता है कि थाने के अंदर किसी को बेगुनाह को बैठा के रखते हैं विदाउट एफआईआर दर्ज करे, और जब कोई वीडियो बना के उनसे सवाल जवाब करता है तो उसको वीडियो नहीं भाई बनाने देते अभी और मैंने क्या बोला, पावर का छिन्ना दुख तो होगा। हाँ, वो मार पीट के भगाते उल्टा थाने में से। दुख तो होगा ना। बिल्कुल अब बिल्कुल। उनकी पावर को छीन लिया गया है। हम्म, अब उनके डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, कैमरे सर पे लगे हुए हैं, रिश्वत सामने नहीं ले सकते। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं जिसकी वजह से डर लग जाता है। ऊपर से आजकल तो वकीलों की यूनिटी इतनी तगड़ी स्ट्रांग है हमारी बहुत बढ़िया। कि भाई कुछ भी होता है सब लोग पहुंच जाते हैं, तो उससे भी प्रेशर बनता है। बिल्कुल। किसी भी कोर्ट में कभी प्रोटेस्ट हो जाता है, हम्म, स्ट्राइक हो जाती है, फर्क पड़ता है। आम जनता है, मैं फिर बोलता हूं, वकीलों का हमारे देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी उनकी भूमिका है उसके अंदर। और इसीलिए कि वो कानून जानता है, डरता नहीं किससे भी। जो हमारे फ्रीडम आप फाइटर्स कानून थे, जान जाओ उनसे सर, जुड़े थे। आप किससे भी नहीं डरोगे, किसी से भी नहीं डरोगे। Actually, बेशक आपके दरिद्रता हो, पैसा ना हो, बिल्कुल भी। बट मैं हमेशा बोलता हूँ, विद्वान जो होता है, विद्वान जो शिक्षित, जो इंसान शिक्षित होता है, वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कर लेगा वो। बिल्कुल। जो हमारे मोस्टली फ्रीडम फाइटर्स थे वो सारे मोस्टली सब एडवोकेट्स एडवोकेट्स थे, थे। मैक्सिमम एडवोकेट्स थे। महात्मा देखो गांधी वगैरह। ये जो एडवोकेसी है ना, जो वकालत है, ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर इतनी पावर भर दे, डरते ही नहीं हो किससे भी, बिल्कुल। डरोगे ही नहीं। कोई कुछ बोलेगा, कोई किसी भी रैंक पे हो, वो 2 मिनट बोलेगा, हाँ भाई बता क्या परेशानी है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, कहीं से बोल रहा हूँ, मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ, ये नाम है मेरा, और आराम से बात करेगा भाई साहब करके। बिल्कुल। इफेक्ट है ये अपने आप से अपने आप में एक रुतबा दे देता है। हमारे नाम के आगे नाम रहता है लर्नेड, विद्वान का मतलब होता है ये। तो मैंने उसको एक पुलिस वाले को कॉल किया था मैंने एक बार, तो कह रहा कि आप कहाँ से, मैंने यहाँ से बोल रहा हूँ, तो कह रहा आप तो लर्नेड एडवोकेट हो। मैं कहा ये तमगा तू देगा मुझे? ऐसे ही बोला मैंने। मैं कहा ये तमगा तू देगा मुझे? तू पढ़ ले, तू ही बन जा विद्वान। सही बात। तुमने किताब तो पढ़ते ही नहीं हो। अरे वकील साहब भड़क रहे हो आप तो। मैं कहा तूने सवाल कैसे पूछा मुझसे? तू होता कौन है सवाल पूछने वाला? क्योंकि तेरी टोन गलत है। बिल्कुल। तेरी टोन सही होती है ना, मैं टोन से बात करता। एग्जैक्टली। किसी भी इंसान को हम खामगा आवेल मुझे मर वाली बात नहीं करते। जैसे टोन में बात करोगे जवाब आपको उस टोन में मिलेगा, तरीके से बात करो, तरीके से जवाब मिलेगा। आजकल मोस्टली तो पुलिस वाले अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, अपने आप ही जज समझते हैं अपने आप को, जो जितने कोई भी फायदा नहीं है दोस्त, कोई फायदा नहीं है। अब जैसे टकराओगे ढंग के वकील के साथ में ना, तो वो सीधा कर देगा 2 मिनट ठोक जाके आपको, वो बता देगा आपको। उनको मिलता है फिर बाद में नतीजा। हाँ मिलता है आजकल नतीजा, देखा मिलता है। हमने। पर देखो ऐसा होता है, मैं ये बोलता हूं, आपको जवाब किसी को देना ना, आज का युग लड़ने का नहीं है। आज का युग आपकी बुद्धिमत्ता से, आप कितने बुद्धिमान हो उससे, कलम से जवाब देने का युग है ये। बिल्कुल। ये युग आपके फिजिकल मसल पावर का नहीं है, ये आज आपकी बुद्धि कितनी विकसित है, आज का युग वो है। अगर आपकी बुद्धि विकसित है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। एग्जैक्टली। आप इंसान को बोलते ना, इंसान की शारीरिक शक्ति कितनी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप कितना स्ट्रांग अपनी बुद्धि से हो, कितना विजडम वाइज आप कितने मतलब शिक्षित हो, इससे मैटर करता है। ठीक है सर, एक था जैसे अभी आपने एक अभी बताया हमें कि एक हवाला था, हवाला में कैसे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, कैसे उन लोगों को पैसे ट्रांसफर करके क्राइम बढ़ाया जाता है, तो सर ये कैसे होता है हवाला? ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है दोस्त। हाँ, हवाला तो मनी लॉन्ड्रिंग अल्टीमेटली। पैसे को यहाँ से वहां पहुंचाना, तुम पैसे की सैफनिंग कर रहे हो, पैसा यहाँ से वहां पहुंचा रहे हो अल्टीमेटली। देखो ये पैसा गलत तरीके से भी तो यूज हो सकता है। आपने मूवी देखी हो ना धुरंधर, पैसा यहाँ से वहां पहुंचना हवाला ही तो है अल्टीमेटली। इतना पैसा वहां आ रहा है, यहाँ आ रहा है। और पैसा कोई भी इंसान जो ब्लैक को व्हाइट कर रहा है, वो मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। फिर पीएमएलए में केस दर्ज होता है, फिर ईडी उसकी जांच करती है और फिर उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी को सीज कर लेती है, अटैच करना शुरू कर देते हैं वो लोग। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है, ये बहुत तरह से जुड़ा हुआ है। अपने देश के कानून में 2 जो नए सेक्शन जोड़े गए, 111 112। 112 बोलते हैं पेटी क्राइम्स, छोटे क्राइम्स जो कि आपके ऑर्गेनाइज क्राइम पर छोटे क्राइम्स हैं। एक हुआ इसमें 111 बड़े क्राइम्स की बात करता है। मान लीजिए कोई इंसान एनडीपीएस का अपराध करता है, वो इंसान चरस गांजा हेरोइन कुछ भी एमडीएम में वो सेल परचेज करता है, उससे उसने पैसा कमाया है। जिस दिन उसको उठाएंगे ना, तो जरूर पुलिस वाले या कोई भी एनसीबी ने उठाया हो उसको, या उसको किसी सीबीआई जांच अलग लेवल पे कर रही थी, एनआईए ने उसको चलो उठा लिया हो, या कोई भी एक डिपार्टमेंट है, क्राइम ब्रांच है, पुलिस ने उठाया हो, तो ऐसे में उसकी प्रॉपर्टीज देखते, प्रॉपर्टी अगर मिल गई उसको अटैच करते हैं। अटैच कर दी ना, इसका मतलब क्या है? मतलब ये अपने देश का कानून बड़ा क्लियर बात बोलता है। वो ये बोलता है किसी भी इंसान ने किसी भी गलत तरीके से पैसा कमाया और उस कमाए हुए पैसे से आपने कुछ भी जो अर्जित किया, सबसे पहले हम उसको अटैच करेंगे। तेरी रीढ़ की हड्डी तो वही है। बिल्कुल।
कोई इंसान फिरौती करता है, लोगों को मारने पैसा देता है, कोई बंदा जुआ हुआ खिलाता है, उससे पैसा जोड़ा है, तो पहले आपकी उन प्रॉपर्टीज को सीज किया जाएगा, अटैच किया जाएगा। जब वही आपसे छीन लेंगे जिसके लिए आपने काम किया, तो बचा क्या आपके पास? तो इसीलिए प्रोविजंस हैं अटैचमेंट के। अटैचमेंट बहुत तरह से अटैचमेंट हो सकती है, कोई एप्लीकेशन लगती है, एप्लीकेशन बाद में अटैचमेंट कराई जाती है, अटैचमेंट छुड़वाई भी जाती है, ऐसी बात नहीं है। जब पुलिस आपको पकड़ती है, अभी गाड़ी को कर ले जब्त कर लेती है, अब जाते हैं ना उसके अंदर कि भाई जमा तलाशी अलग एक एप्लीकेशन होती है, सुपरदारी अलग एप्लीकेशन होती है, चीज छुड़वाना। उसी तरह से अगर आपकी किसी भी चीजों को अटैच कर दिया गया, उसको छुड़वाने की भी एप्लीकेशन लगती है। तो ऐसा नहीं है कानून बन गया बस वो एब्सोल्यूट हो गया, उससे निकलने के भी उतने ही रास्ते हैं। बिल्कुल। तो सर इसमें जो पीएमएलए का है एक्ट, इसके अंदर भी क्या लोगों को फंसाया जाता है? दोस्त ऐसा होता है कि पीएमएलए जो कानून है ना, ये पीएमएलए में तो पूरी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट चलता है। किसके पास कितना पैसा आया, कब आया, किस ट्रांजेक्शन से आया, कैसे कैसे पैसा अर्जित किया। मान लीजिए एक बंदे ने बहुत गलत पैसा कमाकर मतलब एनडीपीएस में चरस गांजा बेच के किसी बंदे ने यूनिवर्सिटी बना ली। अब वो कहते हैं जी मेरा घर परिवार तो यूनिवर्सिटी चलता है, वो पैसा आया कहां से था? एनडीपीएस से। तो इस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। तो जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं होगा, अटैच कर लेंगे और बाद में कुर्की भी कर देंगे उसकी। कोई इंसान सोचे मैं गलत पैसा कमा लिया, पैसा बहुत आ गया, उस पैसे को साइफन करूंगा, उस पैसे को वाइट कर लूंगा, इतना आसान नहीं है। वाइट हो सकता है पर इतना आसान नहीं है। केस अपने देश में हीनियस और सीरियस दोनों तरह के ऑफेंसेस हैं, और सभी तरह के ऑफेंसेस में अलग अलग प्रोविजन से सजा के किसी इंसान को उम्र कैद मिली तो मतलब रिमाइंडर लाइफ इन जेल। जितनी जिंदगी बची है ना जेल में कटेगी, बाहर नहीं आएगा वो बात अलग है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आपने अपील लगा दी, अपील पास हो गई, आपको बेल मिल गई, तो एक बात अलग है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। तो ये ऑफेंसेस होते हैं बहुत सीरियस ही है ना, सीरियस हीनियस है। आदमी अगर उठ गया तो वो तो सालों साल तक बाहर आएगा ही नहीं ना, बंदा जेल में बैठेगा। और किसी इंसान ने किसी को मार दिया, किसी जान ले ली, तो यार छोड़ने का प्रोविजन वैसे भी रिजिड ही होना चाहिए, बिल्कुल इतना इजी नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, जैसे अभी अपने कंट्री में जैसे चल रहा है कि जितनी मैरिजेस टूटती जा रही है, जितनी जल्दी शादी होती है उससे पहले डिवोर्स हो जाते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग ये कौन सा मेन रीज़न है? क्या है मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के अंदर, या क्या मेन रीज़न है जिसकी वजह से आजकल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इतने हो रहे हैं? यार आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि शादी होती है बाद में, पहले डिवोर्स हो जाता है। शादी से पहले तो डिवोर्स नहीं हो सकता, पर अच्छी बात है आपने सवाल पूछा। देखो ऐसा होता है कि इंसान की ना ये जो होते हैं ना डोमेस्टिक वायलेंस के मामले, लड़के लड़की पे जो केस लगा दिए, ये सिर्फ और सिर्फ ईगो की लड़ाई है। सिर्फ ईगो है ये, और कुछ नहीं है। मैं यही मानता हूँ इसमें ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तूने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा, मेरी माँ को ऐसा क्यों बोला, मेरे बाप को ऐसा क्यों बोला, तूने घर में खाना क्यों नहीं बनाया। लड़ाई शुरुआत यहीं से होती है, फिर ये सालों साल कोर्ट के चक्कर काटते हैं। अब डिवोर्स चाहिए लड़के को, लड़की डिवोर्स नहीं देती, लड़की को चाहिए, लड़का डिवोर्स नहीं देता। सालों साल घूमते रहते हैं, मेंटेनेंस थोड़ी सी बन जाती है, उठ के मुंह मजीरा, लड़की किसी काम की वो होती नहीं है। खामा का जो लीगल पचड़े घूमते रहो। बेटर है मीडिएशन में बैठो, सॉल्यूशन निकालो, रहना तो रहो, नहीं रहना साथ अलग अलग जाओ। अरे जिंदगी दांव पे लगा रहे हो कुछ पैसों के लिए। अरे कल मैं कह रहा हूं तुम्हारा पैचअप हो भी जाएगा, मैं कह रहा हूं पैचअप नहीं हुआ तुम लोगों का, लड़के ने तुम्हें 10-20-50 लाख रुपए दे भी दिए, जिंदगी चलेगी क्या उससे? सही बात है। और वो भी 4-5-6 साल के बाद। 4-5-6 साल की वैल्यू उस पैसे से बहुत ज्यादा है। आप उससे ज्यादा कमा सकते हो। अरे कमा भी सकते हो, आपकी जिंदगी है, आप जिंदगी मूव ऑन करो, शादी दूसरी जगह कहीं करो, जिंदगी में आगे बढ़ो। कामा का अपना वक्त खराब मत करो, टाइम प्रेशर से अपना वक्त खराब मत करो। पर जिनके साथ जेन्युइनली होता है उनके साथ मेरी संतावना है, पर मैं यही बोलूंगा फिर भी कि ईगो की लड़ाई है, ईगो को साइड में रख दें तो लड़ाई झगड़े होंगी नहीं। बिल्कुल। और इसमें फैमिलीज का कितना रोल होता है? जैसे बहुत ज्यादा रोल होता है कि फैमिलीज बहुत की ज्यादा वजह रोल से होता ही, है। मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा रोल होता है, मैं ये नहीं बोलूंगा रोल नहीं होता, बहुत ज्यादा रोल होता है। देखो ऐसा होता है कि मनोबल देना, आपने कोई अपराध किया या आपने कोई गलत किया और मैं बोलता रहा कोई नहीं मैं देख लूंगा, फिर तो आप करोगे ना उस चीज। बिल्कुल बिल्कुल। और हम समझाएंगे अगर नहीं यार नहीं तूने गलत कर दिया, देख ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, इससे ये हार्म हो सकता है, गलत है तू कहता है यार सामने वाली तो गलत है, वो मुझे मारे जा रहा है खामा, तो आप क्या बोलोगे लास्ट में? क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, ऐसा है ना, दोस्ती खत्म कर, यही तो होगा। अगर ये डायरेक्शन देगा कोई इंसान तो इजी निकल जाओगे, कुछ 6-7 महीने में, साल भर में निकल जाओगे। अदरवाइज आने वाले 5-7 साल सिर्फ कोर्ट के आना जाना चलता रहेगा, यस नो वही बाद में वो भी साथ छोड़ के चले जाते हैं। अल्टीमेटली वही होता है, टाइम बर्बाद कर रहे हो। अल्टीमेटली वही होता है, एक वक्त के बाद सिर्फ लड़का और लड़की अकेले आ रहे होते हैं कोर्ट में, फैमिली वाले घर बैठे होते हैं, लास्ट में पछता रहे होते हैं। एंड पछताना ही है। इसीलिए जब भी कोर्ट में कोई भी डिवोर्स का केस चलता है तो पहले उनको कूलिंग पीरियड देते हैं कि तुम जाओ,
थोड़े दिन साथ में रहो, 6 महीने साथ में रहो, फिर बात करेंगे। ये वक्त देते हैं कि नहीं डिवोर्स नहीं करेंगे, आप वक्त ले लो। इसीलिए इन केसों को बहुत स्लो चलाया जाता है, इसीलिए बकायदा फैमिली कोर्ट में मीडिएशन बिठाया जाता है। ठीक सर, ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें जो पुलिस वाले सबसे ज्यादा डरते हैं, जिस एक्ट से? पीसी एक्ट, पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1988, उसी में लिखा हुआ है पुलिस वाला फंसेगा कैसे। थोड़ा उसके बारे में बताओ सर। मैंने बहुत बार बोला है, हालांकि देखो ऐसा होता है कि पुलिस वाले ने रिश्वत ली, पुलिस वाला रिश्वत मांग रहा है, ये रिश्वत ले ली, या वो रिश्वत के लिए आप काम नहीं कर रहा है, तो ये पीसी एक्ट में फंसता है बंदा। आप कंप्लेंट जरूर करो पीसी एक्ट में, सेक्शन 17 के थ्रू आप जाओगे, इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, 17 पढ़ो, 13 पढ़ो, 8 पढ़ो, 7 पढ़ो, इन सबको पढ़ के बहुत कुछ नॉलेज मिलती है वहां से। पर मैं बता रहा हूं, कोई भी पुलिस वाला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से बहुत डरता है। वो जानता है कि मुझ पर एक्शन होगा तो यहीं पे होगा, बाकी तो कंप्लेंट देता रहे जामन जाके। तो आप डिपार्टमेंट को दोगे, डिपार्टमेंट वाला लाइन हाजिर कर देगा, उसको हद से सस्पेंड कर देगा मैक्सिमम। बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि एक जो बहुत बड़ा पुलिस वाला हो ना, बहुत अच्छी रैंक पे हो और बहुत परेशान करे, तो मैं सुन नहीं रहा, सबसे पहले किसी भी तरह से R&D करके, इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाओ इसमें संपत्ति कितनी है, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी संपत्ति, 20 साल कहाँ घूमने गए, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, वाइफ को गिफ्ट कैसे देता है, ये करता है वो करता है, बस उसकी रिपोर्ट बनाओ और सवाल पूछ लो। आपकी सैलरी तो इतनी है, मूवी देखी आपने जोली एलबी? हाँ। 2 या फर्स्ट, कहता है इनकी इतनी सैलरी, इतने करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? इत्तेफाक। इत्तेफाक, इत्तेफाक बार बार नहीं होते ना, इसलिए बोलते हैं। देखो सिंपल सी बात है, खामा खा लोगों परेशान करने का कोई लॉजिक बनता नहीं, परेशान करो ही मत। IAS IPS कितनी धरे जाते हैं, कितनों पे रिश्वत लेते पकड़ लेते हैं लोग। और मैं तो बोल रहा हूँ पुलिस वाला, देखो आपको काम चल रहा है ना, मैं तो बोलता काम चल रहा है, ले दे के ठीक है आगे बढ़ो। पर अगर पुलिस वाला धमका कर, दबा कर, डरा कर पैसा ले रहा है, सीधा एंटी करप्शन पहुंच जाओ, वहां जाओ और बोलो ये आदमी इस चीज के पैसे मांग रहा है, मैं गरीब आदमी दे नहीं सकता, या तो मेरा बच्चा जाएगा सालों साल जेल के अंदर, या मैं इसको पैसा दे दूं। उसको रखा हुआ है और इस चीज को रखे हुए आज 2 दिन हो चुके हैं, वो इतना पैसा मांग रहे हैं। एंटी करप्शन खुद आपको पैसा देगा, लो पैसा लो, दो पुलिस वालों को आप दोगे, फिर वो आ जाएंगे बारात लेकर कि चलो अब आप आ जाओ। तो ऐसा होता है। देखो मेरी बात सुनो, किसी इंसान को डरा धमका कर ऐसे करना सही नहीं है। सही बात। और अगर कोई करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार रहे। एग्जैक्टली। एक होता है जैसे सर फॉल्स FIR जितनी भी होती है लोगों के ऊपर, जितने भी लोगों का फॉल्स FIR में बहुत ज़्यादा फंसाया जाता है और परेशान भी ज़्यादा किया जाता है, तो उसका क्या सॉल्यूशन होता है? जिनके ऊपर बार बार मिनट हर महीने बाद या हर हफ्ते बाद या जैसे भी कह लो, उनके ऊपर FIRs होती रहती है जो बिल्कुल झूठी होती है, उनका टाइम वेस्ट करने के लिए होती है। दोस्त ऐसा होता है, देखो अपने देश का कानून ये बोलता है जितनी भी सजा आपको हो सकती थी उस फॉल्स केस में, उतनी सजा सामने वाले को भी हो सकती है अगर उसने फॉल्स केस किया था। मैं फिर बोल रहा हूं, हम लड़ते तो हैं बट राइट डायरेक्शन में नहीं लड़ते हैं। हम ट्रीटमेंट तो करवाते हैं बट हम विद टेस्ट नहीं करवाते हैं। एक आदमी सर में दर्द कुछ दिनों से रह रहा है, बार बार बाम लगा लेते, झंडू बाम, कि ठीक हो जाऊंगा, ठीक है ना, डिस्प्रिन खा लेता है, ठीक हो गया, थोड़े दिन और भी पेन किलर खाता है, ठीक हो गया। अगर वो पहले ही दिन न्यूरो वाले के पास चला जाए तो शायद वो टेस्ट वेस्ट निकाल के प्रॉपर रिपोर्ट बना के दे देगा उसे। ले सही बात है, यही होता है ना। तो इसीलिए हमें कहाँ किस पुलिस वाले की या कहाँ किस गवर्नमेंट अफसर की कहाँ कंप्लेंट करनी है पता होना चाहिए, हमें किस मामले में क्या रेमेडी लेनी है पता होना चाहिए। exactly. हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम लीगल पचड़े में कहीं फंस रहे हैं और FIR हो रही है तो कारण क्या है, गंगा कहीं से तो निकली होगी। exactly. आपको वहां पहुंचना है। बिल्कुल। और फिर उस बंदे के अगेंस्ट सारी की सारी अपनी FIR जितनी लिखवाई गई हैं उन सब के साथ में उस बंदे पे एक तगड़ा सा कंपनसेशन के साथ या फिर एक बहुत तगड़ा सा उसके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन ठोकना चाहिए और फॉल्स FIR सारी उसने कटवाई है इसके ऊपर उसके अगेंस्ट कार्रवाई करानी चाहिए। तो उस आदमी को भी आप सबक सिखा सकते हैं। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसे आजकल हमने देखा है कि जो फैमिलीज में प्रॉपर्टीज की वजह से बहुत से डिस्प्यूट होते हैं, रिश्ते टूटते हैं, सबसे ज़्यादा आजकल प्रॉपर्टीज की वजह से हो रहे हैं, जो भाई बंधुओं में अपने जो भी रिलेशंस खराब हो रहे हैं। तो आजकल ये ऐसा क्यों है कि लोगों ने रिश्ते से ज़्यादा प्रॉपर्टी को दिया है? नहीं, रिश्ते से ज़्यादा प्रॉपर्टी को नहीं, रिश्ते से ज़्यादा पैसे को तवज्जो दी है। ग्रीड जिसे बोलते हैं, ग्रीड, लालच। देखो जो इंसान सक्षम है ना, सब कुछ कर सकता है, वो तो फालतू पचड़ों में पड़ता नहीं, कहता तो ये चाहिए ले ले, मुझे फालतू पंगे पड़ना ही नहीं है। और जो जिसके बस की वो चीजें नहीं है वो उस मुद्दे पे फंस जाता है कि नहीं मेरे को तो चाहिए। वो जानता है वो जीवन भर कमा नहीं पाएगा, तो यही एक मौका मिला है, उसको लूट लो, ज्यादा अच्छा है।
ग्रीड बहुत कुछ काम करवाता है उल्टे सीधे। टोटे की लड़ाई घर में होती है, पैसा कम हो ना, स्कार्सिटी ऑफ मनी, ये लड़ाई करवाता है। और ये एक जर्नल सवाल है, ये कोई लीगल सवाल नहीं है, जर्नल सवाल है। लोगों को अपने आप को कैपेबल बनाना चाहिए और ये भी नहीं भूलना चाहिए आज जिन रिश्तों को हम कुछ पैसों के लिए ताक पर लगा देते हैं, वो रिश्ते दोबारा जोड़ते नहीं है। आप लाख बाहर जाके भाई बहन माँ बाप बनाते घूमते रहो, उससे कुछ होना नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जो आपके रिलेशन है वो ही रहेंगे। बेटर है किसी एक को सरेंडर कर देना चाहिए। तेरे को चाहिए भाई, तू ले ले, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल। कुछ देगा उसमें से, कहता नहीं तू ले ले, ओके। किसी को झुकना पड़ेगा ना दोस्त, लड़ते रहो, लड़ते रहो प्रॉपर्टी के लिए, खंडर बन जाएगी प्रॉपर्टी, ना तेरी ना मेरी। यही होता है मोस्टली आजकल, एट द एंड यही होता है। तो कोई फायदा है नहीं। अपने रिलेशंस को बचाओ, अपनी कमाई पर, अपने आप पर वक्त दो, ध्यान दो, सब चीज ऑटोमेटिकली स्मूथली आपको मिलना शुरू हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू सर हमारे साथ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत टाइम देने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत आपने बुलाया और मुझे मौका दिया दोबारा लोगों तक उनके अधिकार पहुंचाऊं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सर।